एयरबीएनबी। अध्याय एक विचार जो किराए के एयर मैट्रिक्स से शुरू हुआ। अक्टूबर 2007, सैन फ्रांसिस्को शहर में उस समय इंडस्ट्रियल डिजाइन की एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। सभी होटल महीनों पहले से पूरी तरह बुक हो चुके थे और कमरों के दाम आसमान छू रहे थे। ब्रायन चेस्की और जो गेबिया, दोनों 26-27 साल के युवा ग्राफिक डिजाइनर, रोड आइलैंड स्कूल ऑफ डिजाइन के बैचमेट और अब सैन फ्रांसिस्को में एक साथ रहने वाले रूममेट। उस महीने का उनका अपार्टमेंट का किराया $1200 बकाया था और जेब में कुल मिलाकर कुछ $100 ही बचे थे। एक शाम दोनों छत पर बैठकर यही सोच रहे थे कि किराया कैसे चुकाएंगे। तभी जो ख्याल आया, हमारे लिविंग रूम में काफी जगह है, क्यों न हम 3 एयर मैट्रिक्स बिछा दे और कॉन्फ्रेंस में आने वाले लोगों को सस्ता ठिकाना दे। ब्रायन को विचार तुरंत पसंद आया। दोनों ने फुर्ती से काम शुरू किया। उन्होंने क्रेगलिस्ट पर एक साधारण पोस्ट डाली, डिजाइनर्स लॉफ्ट -3 एयरबेड्स प्लस ब्रेकफास्ट, केवल $80 प्रति रात, घर का बना नाश्ता सहित। अगले 48 घंटे में 3 अजनबी मेहमानों ने संपर्क किया। एक महिला जो कॉन्फ्रेंस के लिए आई थी, एक पिता जो अपनी बेटी के साथ शहर घूमने के लिए आए थे और एक भारतीय मूल का युवक जो नौकरी के इंटरव्यू के लिए सैन फ्रांसिस्को आया था। तीनों ने 3-3 रातें रुकी। ब्रायन और जो ने खुद नाश्ता बनाया, शहर घुमाया और देर रात तक डिजाइन, ट्रैवल और दुनिया की बातें की। इन 3 मेहमानों ने जाते जाते जो कहा वही आगे चलकर एयरबीएनबी का मूल मंत्र बना। उनमें से एक ने कहा था, हॉस्पिटैलिटी इज नॉट अबाउट अ फैंसी होटल, इट्स अबाउट बिलोंगिंग। दोस्तों, मुझे इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती है, फिर भी ट्राई करता हूँ। इट्स अबाउट बिलोंगिंग। I didn't feel like a customer. I felt like I belonged here. I belonged here. उसी रात 2 बजे ब्रायन और जो फिर छत पर बैठे थे। दोनों को एक साथ एहसास हुआ कि दुनिया में लाखों ऐसे घर हैं जिनमें खाली जगह पड़ी है और करोड़ों ऐसे यात्री हैं जो होटल की बजाय किसी स्थानीय व्यक्ति के घर में घर जैसा अनुभव चाहते हैं। दोनों ने उसी रात फैसला कर लिया, वे एक ऐसी वेबसाइट बनाएंगे जहां कोई भी व्यक्ति अपनी खाली जगह किराए पर दे सके और कोई भी यात्री उसे बुक कर सके। शुरुआत में नाम भी नहीं सोचा था, बस एक साधारण वेबसाइट बनाई गई जिसका डोमेन था airbed&breakfast.com। पहला लोगो भी खुद ब्रायन ने 20 मिनट में बनाया था। नीले रंग का एक एयर मैट्रिक्स और उस पर लिखा था एयरबेड एंड ब्रेकफास्ट। यही वह पल था जब एयरबीएनबी की नींव पड़ी। सिर्फ 3 एयर मैट्रिक्स, 3 अजनबियों और एक किराए के बकाये से। बाकी इतिहास बन गया। अध्याय 2, तीसरा संस्थापक और पहला नाम। 2008 की शुरुआत। airbed&breakfast.com पर अब तक कुल 12 बुकिंग्स ही हुई थी। ब्रायन और जो दोनों को समझ आ चुका था कि वेबसाइट बनाने के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए। दोनों ने अपने पुराने रूममेट और हार्वर्ड ग्रेजुएट नाथन ब्लेकर-जैक को फोन किया। नाथन उस समय सैन फ्रांसिस्को में ही एक दूसरी स्टार्टअप में इंजीनियर थे। ब्रायन ने फोन पर सिर्फ एक वाक्य कहा, वी आर गोइंग टू टर्न द वर्ल्ड इनटू अ प्लेस वेयर एनीवन कैन बिलोंग एनीवेयर। आजा। नाथन अगले ही हफ्ते सामान बांधकर उनके अपार्टमेंट में आ गए। अब टीम पूरी हो चुकी थी। ब्रायन चेस्की सीईओ, जो गेबिया सीपीओ चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, नाथन ब्लेकर-जैक सीटीओ चीफ टेक्निकल ऑफिसर। तीनों ने मिलकर वेबसाइट को पूरी तरह नया बनाया। अब होस्ट फोटो डाल सकते थे, कैलेंडर अपडेट कर सकते थे
और मेहमान मैसेज कर सकते थे। सबसे जरूरी बदलाव, अब सिर्फ एयर मैट्रिक्स ही नहीं, पूरा कमरा, पूरा अपार्टमेंट, सोफा, टेंट, यहाँ तक कि ट्री हाउस भी लिस्ट किया जा सकता था। 2008 अगस्त में डोमेन को छोटा करके airbnb.com कर दिया गया। अब नाम था एयरबीएनबी, एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट का छोटा और कूल वर्जन। पहली बड़ी परीक्षा 2008 में ही आ गई। डेनवर में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन होना था। होटल के सारे सारे कमरे बुक हो चुके थे और दाम $600-700 प्रति रात तक पहुंच गए थे। एयरबीएनबी ने मौका देखा। तीनों ने खुद डेनवर जाकर होस्ट्स को साइन अप करवाया। 10 दिन में 600 से ज्यादा लिस्टिंग्स तैयार हो गई। कन्वेंशन के दौरान सैकड़ों लोग एयरबीएनबी पर रुके। मीडिया में पहली बार एयरबीएनबी का नाम छपा, द क्रेगलिस्ट फॉर स्पेयर रूम्स। उसी साल नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव भी थे। पैसा बिल्कुल खत्म हो चुका था। तीनों के क्रेडिट कार्ड $25,000 से ज्यादा का कर्ज हो चुका था। तीनों के क्रेडिट कार्ड पर $25,000 से ज्यादा का कर्ज हो चुका था। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे तीनों ने 800 सीरियल बॉक्स बेचकर अपनी पहली फंडिंग का रास्ता खोला और वाई कॉम्बिनेटर तक पहुंचे। तो अध्याय 3, सीरियल बॉक्स से लेकर वाई कॉम्बिनेटर तक। 2008 का अंत। तीनों संस्थापकों के बैंक खाते में कुल मिलाकर $0 बचे थे। क्रेडिट कार्ड का कर्ज $35,000 से ऊपर पहुंच चुका था। निवेशक उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे थे। हर जगह एक ही सवाल, लोग अजनबियों के घर क्यों रुकेंगे? पैसे की तंगी इतनी थी कि खाना भी मुश्किल हो रहा था। एक रात ब्रायन ने फ्रिज खोला तो सिर्फ बचा हुआ सीरियल था। तभी जो नाम का व्यक्ति उसको साथी था, वो उनको एक पागलपन भरा विचार आया। अमेरिका में इस वक्त हर कोई चुनाव की बात कर रहा है, क्यों न हम चुनावी थीम वाले सीरियल बॉक्स बनाकर बेचे। तीनों ने तुरंत काम शुरू कर दिया। एक बॉक्स का नाम रखा ओबामा ओज, द सीरियल ऑफ होप। दूसरा कैप्टन मैककेन, अ मैवरिक इन एवरी बाइट। कुल 1000 बॉक्स बनवाए, 500 ओबामा वाले और 500 मैककेन वाले। हर बॉक्स की कीमत $40 रखी। पैकेजिंग पर खुद तीनों की तस्वीरें थी और अंदर लिखा था, फंडेड बाय द पीपल फॉर द पीपल। इन बॉक्सों को उन्होंने एयरबीएनबी की वेबसाइट पर ही बेचना शुरू किया। 2 हफ्ते में सारे 800 बॉक्स बिक गए। कुल कमाई $30,000। इसी पैसों से उन्होंने किराया चुकाया, कर्ज का कुछ हिस्सा चुकाया और वाई कॉम्बिनेटर के लिए अप्लाई किया। जनवरी 2009 में वाई कॉम्बिनेटर ने उन्हें स्वीकार कर लिया। पॉल ग्राहम, वाई कॉम्बिनेटर के संस्थापक, उन्होंने पहली मीटिंग में सिर्फ एक शर्त रखी, तुम लोग न्यूयॉर्क जाओ, अपने होस्ट से मिलो, उनके साथ रहो, तब समझ आएगा कि तुम क्या बना रहे हो। तीनों ने तुरंत टिकट कटाया। न्यूयॉर्क पहुंचते ही वे अपने पहले 12 होस्ट के घर रुके। हर घर में 2-3 दिन बिताए। रात दिन होस्ट से बात की। एक बड़ी समस्या सामने आई। ज्यादातर लिस्टिंग्स की तस्वीरें मोबाइल से खींची हुई थी। रोशनी खराब, कोण गलत, मेहमान बुक करने से डरते थे। ब्रायन और जो ने एक क्रांतिकारी फैसला लिया, हम खुद प्रोफेशनल फोटोग्राफर किराए पर लेंगे और हर होस्ट के घर जाकर फोटो खींचेंगे मुफ्त में। पहले हफ्ते में उन्होंने खुद कैमरा उठाया और 20 अपार्टमेंट्स की तस्वीरें खींची। परिणाम चौंकाने वाला था। जिन लिस्टिंग्स की प्रोफेशनल फोटो डाली गई, उनकी बुकिंग रेट 2.5 गुना बढ़ गई। यही वह पहला ग्रोथ हैक था जिसने एयरबीएनबी को साबित किया कि छोटी छोटी चीजें भी बड़े बदलाव ला सकती है। वाई कॉम्बिनेटर के डेमो डे पर तीनों ने सिर्फ 7 मिनट में अपना प्रोजेक्ट पेश किया। उस दिन 7 निवेशकों ने उन्हें फंडिंग का ऑफर दिया। पहली बार किसी ने उन्हें गंभीरता से लिया था। सीरियल
वाला किस्सा आज भी सिलिकॉन वैली में मशहूर है। आज एयरबीएनबी के मुख्यालय में आज भी उन मूल ओबामा ओएस और केपन मैककेन्स के 2 बॉक्स ग्लास के केस में रखे हुए हैं, शो केस में रखे हुए हैं। उसके बाद पीछे मुड़कर देखने की जरूरत कभी नहीं पड़ी। अध्याय 4, नाम बदलाव और वैश्विक विस्तार की शुरुआत। 2009 का अंत आते आते एयरबीएनबी अब सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं था। न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस के बाद पहली बार यूरोप से बुकिंग्स आने लगी थी। पेरिस, लंदन, बार्सिलोना के लोग अचानक अपनी खाली जगह लिस्ट करने लगे। तीनों संस्थापकों को समझ आ गया था कि यह विचार किसी एक शहर या देश का नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए है। मार्च 2010 में कंपनी ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय ऑफिस खोला, हैम्बर्ग, जर्मनी में। जर्मनी इसलिए चुना गया क्योंकि वहां पहले से ही सबसे ज्यादा यूरोपियन होस्ट्स थे। पहले विदेशी कर्मचारी नंबर 8 थे। 2011 तक कंपनी ने लंदन, पेरिस, बार्सिलोना, मिलान, साओ पाउलो, सिडनी और सिंगापुर में छोटे छोटे ऑफिस खोल दिए। 2011 में एक और बड़ा बदलाव हुआ। अब एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट नाम छोटा और पुराना लगने लगा था। लोग इसे छोटा करके एयरबीएनबी ही बोलते थे। तीनों ने फैसला किया कि अब पूरी तरह एयरबीएनबी ही आधिकारिक नाम होगा। उसी साल पहला आधिकारिक लोगो भी बदला गया। गुलाबी रंग का एक बड़ा ए जिसके अंदर छोटा सा घर बना हुआ। यह लोगो 2014 तक चला। 2011 के अंत तक एयरबीएनबी 190 देशों में पहुंच चुका था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कंपनी ने इनमें से अधिकांश देशों में एक भी विज्ञापन नहीं चलाया था। पूरी ग्रोथ सिर्फ 2 चीजों से हुई थी। पहला, होस्ट्स और गेस्ट, उन दोनों के बीच वर्ड ऑफ माउथ। दूसरा, प्रोफेशनल फोटोग्राफी सर्विस, जो अब 20 से ज्यादा देशों में चल रही थी। 2012 की शुरुआत में एयरबीएनबी ने पहली बार क्यूबा में लिस्टिंग्स को मंजूरी दी। उस समय अमेरिका और क्यूबा के बीच ट्रेवल प्रतिबंध थे, इसलिए सिर्फ अमेरिकी नागरिकों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बाकी देशों के लोगों को क्यूबा में एयरबीएनबी पर रुकने की इजाजत मिली। यह एयरबीएनबी का पहला राजनीतिक रूप से संवेदनशील कदम था। 2012 में ही कंपनी ने अपना पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया। पहले दिन ही 10,000 डाउनलोड्स हो गए। 2013 तक 50% से ज्यादा बुकिंग्स मोबाइल से होने लगी थी। 2013 में एयरबीएनबी ने नेबरहुड गाइड्स शुरू किया। अब सिर्फ घर ही नहीं, पूरा इलाका बताने लगा जाता था। पूरा इलाका बताने लगा जाता था। यहाँ सबसे अच्छा कॉफी शॉप कौन सा है, रात में कहाँ सुरक्षित है, लोकल मार्केट कब लगता है। यह फीचर इसलिए आया क्योंकि मेहमान बार बार यही पूछते थे, हमें होटल नहीं, स्थानीय लोगों जैसा अनुभव चाहिए। 2014 की शुरुआत तक एयरबीएनबी के पास दुनिया भर में 5,50,000 से ज्यादा लिस्टिंग्स थी। 190 देशों में मौजूदगी थी और 34,000 शहरों में लोग एयरबीएनबी पर रुक चुके थे। यह वह दौर था जब एयरबीएनबी ने साबित कर दिया कि शेयरिंग इकोनॉमी सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक नया तरीका है दुनिया को घूमने का। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि जैसे जैसे कंपनी बढ़ी वैसे वैसे कानूनी चुनौतियां भी उतनी ही तेजी से बढ़ने लगी। अब न्यूयॉर्क शहर ने एयरबीएनबी को पूरी तरह बैन करने की कोशिश की। उस लड़ाई ने कंपनी को हमेशा के लिए बदल दिया। अध्याय 5, कानूनी चुनौतियां और न्यूयॉर्क का पहला बड़ा संकट। तो 2010 से ही बादल दिखने लगे थे, लेकिन 2013-16 के बीच तूफान आया। एयरबीएनबी जितनी तेजी से बढ़ रहा था उतनी ही तेजी से दुनिया के बड़े शहर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। सबसे बड़ा और सबसे लंबा युद्ध न्यूयॉर्क शहर के साथ हुआ, जिसे आज भी सिलिकॉन वैली में द न्यूयॉर्क वॉर कहा जाता है। 2010 में न्यूयॉर्क स्टेट ने एक पुराना कानून फिर से लागू किया। कोई भी व्यक्ति अपना पूरा अपार्टमेंट 30 दिन से कम समय के लिए किराए पर नहीं दे सकता।
जब तक कि मालिक खुद उस घर में मौजूद न हो। इस कानून का मकसद था अवैध होटल को रोकना, लेकिन एयरबीएनबी के अधिकांश होस्ट तो पूरा अपार्टमेंट ही 3-4 दिनों के लिए ले देते थे। एक झटके में न्यूयॉर्क 70% से ज्यादा लिस्टिंग्स गैर कानूनी हो गई। 2013 में न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल एरिक स्नाइडरमैन ने एयरबीएनबी से सारे न्यूयॉर्क होस्ट को डेटा मांगा। कंपनी ने इनकार कर दिया। इसके बाद कोर्ट केस शुरू हो गया। 2014 में एक जज ने एयरबीएनबी को 7000 पेज का डेटा देने को कहा। कंपनी ने सिर्फ 2000 होस्ट का डेटा दिया, नाम पते हटाकर। 2014 से 2016 के बीच न्यूयॉर्क सिटी ने एयरबीएनबी के खिलाफ पूरा अभियान चला दिया। शहर भर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे। एयरबीएनबी इज टर्निंग अवर नेबरहुड्स इनटू इलीगल होटल्स। टीवी पर विज्ञापन चले। होटल इंडस्ट्री ने लाखों डॉलर खर्च किए लॉबिंग में। 2016 में न्यूयॉर्क स्टेट ने एक नया कानून पास कर दिया। इसके तहत जो भी होस्ट 30 दिन से कम के लिए पूरा घर देगा, उस पर $7500 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सबसे खतरनाक बात यह थी कि जुर्माना सिर्फ होस्ट पर नहीं, एयरबीएनबी पर भी लग सकता था। अगर यह कानून लागू हो जाता तो न्यूयॉर्क में एयरबीएनबी पूरी तरह खत्म हो जाता। ब्रायन चेस्की ने पहली बार सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और नीति बदल दी। हमने गलतियां की, अब हम सिर्फ उन होस्ट को सपोर्ट करेंगे जो कानून के अंदर है। फिर लंबी बातचीत हुई। आखिरकार अक्टूबर 2016 में समझौता हुआ। जुर्माना सिर्फ होस्ट पर लगेगा, एयरबीएनबी पर नहीं। एयरबीएनबी खुद अवैध लिस्टिंग्स हटाने लगेगा। होस्ट को हर साल टैक्स भरना अनिवार्य किया गया। यह समझौता एक टेम्पलेट बन गया। सैन फ्रांसिस्को, पेरिस, लंदन, टोक्यो, बार्सिलोना, लगभग हर बड़े शहर ने इसी मॉडल को अपनाया। पहला, होस्ट को रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। दूसरा, एयरबीएनबी हर बुकिंग पर टूरिस्ट टैक्स खुद कलेक्ट करके सरकार को देगा। तीसरा, हर शहर में अधिकतम किराए पर देने की रातों की लिमिट तय की गई, जैसे पेरिस में 120 दिन, एम्स्टर्डम में 60 दिन। 2025 तक एयरबीएनबी 100 से ज्यादा शहरों में इस तरह के समझौते कर चुका है। हर शहर में अलग नियम है और कंपनी के लिए अलग अलग पॉलिसी टीम बनाई हुई है। न्यूयॉर्क की लड़ाई ने एयरबीएनबी को सिखाया कि अब वह एक छोटी सी स्टार्टअप नहीं है, वह एक ऐसी कंपनी है जो कानून बना और बदल सकती है, बना भी सकती है, बदल भी सकती है। उसी दौर में प्रोडक्ट भी तेजी से बदलने लगा। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि विश लिस्ट और बेलो तक और इंस्टेंट बुक से एक्सपीरियंसेस और तक एयरबीएनबी के एक ट्रैवल सुपर ऐप बनने की राह पर चला। अध्याय 6, प्रोडक्ट का विकास, सिटीजनशिप से लेकर इंस्टेंट बुक तक। 2012 से 2016 का दौर एयरबीएनबी के लिए सिर्फ कानूनी लड़ाई का नहीं, बल्कि प्रोडक्ट को पूरी तरह नए सिरे से गढ़ने का दौर भी था। कंपनी समझ चुकी थी कि अब सिर्फ सस्ता कमरा देना काफी नहीं है, लोगों को अपनापन चाहिए। 2012 में सबसे पहला बड़ा फीचर आया, विश लिस्ट। अब कोई भी मेहमान जिस घर को पसंद करे उसे हार्ट का हृदय का निशान करके अपनी लिस्ट में डाल सकता था। यह छोटा सा बटन बाद में एयरबीएनबी का सबसे ताकतवर टूल बना। 2015 तक 10 मिलियन से ज्यादा विश लिस्ट बन चुकी थी। लोग सालों तक एक ही घर को विश लिस्ट में रखते थे और जैसे ही बजट बना बुक कर लेते थे। 2013 में नेबरहुड्स लॉन्च हुआ। अब हर लिस्टिंग्स के साथ पूरा इलाका दिखता था। यहाँ का क्राइम रेट कितना है, सबसे अच्छा कैफे कौन सा है, लोकल मार्केट कब लगता है, रात में पैदल चलना सुरक्षित है या नहीं। यह डेटा लाखों रिव्यूज और लोकल होस्ट्स की सलाह से तैयार किया गया था। 2014 सबसे बड़ा रीब्रांडिंग।
जुलाई 2014 में एयरबीएनबी ने अपना नया लोगो लॉन्च किया। डेलो डेलो एक ऐसा सिंबल जो एक साथ ए भी है, एक दिल भी, एक लोकेशन पिन भी और एक घर भी है। नारा बदला गया, बिलोंग एनीवेयर। उसी दिन नई नई ऐप, नया वेबसाइट डिजाइन, नई कलर स्कीम, सब कुछ एक साथ आया। 2014 के अंत में आया इंस्टेंट बुक। अब मेहमान को होस्ट की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर होस्ट ने इंस्टेंट बुक ऑन किया तो पेमेंट करते ही बुकिंग कंफर्म। शुरू में कई होस्ट डरे कि अजनबी सीधे घर में आ जाएगा, लेकिन 2 साल में ही 50% से ज्यादा लिस्टिंग्स इंस्टेंट बुक पर आ गई। बुकिंग स्पीड 3 गुना बढ़ गई। 2015 में प्राइस टिप्स और स्मार्ट प्राइसिंग लॉन्च हुआ। अब सिस्टम खुद होस्ट को बताता था कि इस तारीख को इस इलाके में औसत कीमत क्या चल रही है, त्योहार है या नहीं, कोई कॉन्फ्रेंस है या नहीं। होस्ट को बस ऊपर नीचे करना होता था। इससे नए होस्ट को कीमत तय करने में बहुत आसानी हुई। नवंबर 2016 ट्राइब्स प्लेटफॉर्म की घोषणा हुई। ट्राइब्स प्लेटफॉर्म की घोषणा ब्रायन चेस्की ने लॉस एंजलिस के एक इवेंट में कहा, आज तक हमने आपको जगह दी, अब हम आपको अनुभव देंगे। ट्राइब्स में 3 हिस्से थे। पहला होम्स, पहले वाला एयरबीएनबी। दूसरा एक्सपीरियंस, लोकल लोग अपनी स्किल सिखाएंगे, जैसे टोक्यो में समुराई ट्रेनिंग, फ्लोरेंस में पिज्जा बनाना। तीसरा प्लेसेस, लोकल्स की बनाई गई गाइड्स। पहले दिन 50 शहरों में 500 एक्सपीरियंसेस लॉन्च हुए। 2017 तक यह संख्या 1000 शहरों में 5000 हो गई। 2020 तक 1 लाख से ज्यादा एक्सपीरियंसेस दुनिया भर में उपलब्ध थे। इसी दौर में एयरबीएनबी ने एयरबीएनबी फॉर वर्क भी शुरू किया। अब कंपनियां अपने कर्मचारियों की बिजनेस ट्रिप भी एयरबीएनबी पर बुक कर सकती थी। 2020 तक 5 लाख से ज्यादा कंपनियां इस सर्विस का इस्तेमाल कर रही थी। 2012 से 2018 तक एयरबीएनबी ने 100 से ज्यादा नए फीचर्स लॉन्च किए। हर फीचर का मकसद एक ही था, होटल में आप गेस्ट होते हो, एयरबीएनबी पर आप घर आते हो। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि 2020 में जब दुनिया रुक गई, तब एयरबीएनबी ने कैसे एक रात में अपना पूरा बिजनेस मॉडल बदल दिया और ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस के साथ फिर से उभरा। अध्याय 7, महामारी और ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस का जन्म। मार्च 2020, दुनिया एक झटके में रुक गई। सीमाएं बंद, हवाई जहाज ग्राउंडेड, शहर लॉकडाउन में। एयरबीएनबी के इतिहास में पहली बार एक ही दिन में 1 मिलियन से ज्यादा बुकिंग्स कैंसिल हुई। अप्रैल 2020 में ग्लोबल बुकिंग्स पिछले साल के मुकाबले 90% तक गिर गई। होटल और एयरबीएनबी दोनों खाली पड़े थे। पहली बार कंपनी को लगा कि शायद यह अंत है। हजारों कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ी। ब्रायन चेस्की ने 14 मई 2020 को सभी कर्मचारियों को एक 4000 शब्दों का खुला पत्र लिखा, जिसे आज भी बिजनेस स्कूलों में पढ़ाया जाता है। लेकिन ठीक उसी समय 2 चीजें हो रही थी। एक, लोग घर में बंद थे और बेहतर बोर हो रहे थे, बेतरह बोर हो रहे थे, यानी उबाऊ समय था। दूसरा, होस्ट्स का इनकम एकदम शून्य हो चुका था। इसी संकट में अप्रैल 2020 के पहले हफ्ते में एयरबीएनबी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस। अब कोई भी होस्ट जूम पर कुछ भी सिखा सकता था। इटली ने नोनना के साथ घर पर नाश्ता बनाना, जापान के समुराई के साथ तलवारबाजी सीखना, मोरक्को के जादूगर के साथ मैजिक ट्रिक्स, आयरलैंड के शेफर्ड के साथ उनके भेड़ बकरियों से मिलना, जापानी मॉन्क के साथ मेडिटेशन। पहले हफ्ते में 600 ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस लॉन्च हुए। पहले महीने में 50,000 लोगों ने हिस्सा लिया। 2020 के अंत तक 1 मिलियन से ज्यादा लोग दुनिया भर में ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस कर चुके थे। कई होस्ट्स ने बताया कि वे पहले फिजिकल एक्सपीरियंस से जो 1 महीने में कमाते थे, अब ऑनलाइन से 2 हफ्ते में कमा लेते थे, क्योंकि एक सेशन में
100 लोग तक ज्वाइन कर सकते थे। उसी साल एयरबीएनबी ने 2 और बड़े कदम उठाए। पहला, फ्रंटलाइन स्टेज, मेडिकल वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सिस, उनको मुफ्त या बहुत कम किराए पर रहने की जगह दी गई। 1 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स ने 80 देशों में इसका फायदा उठाया। कई होस्ट ने खुद को आगे आकर कहा कई होस्ट ने खुद आगे आकर कहा, हमारा घर खाली है, इसे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए इस्तेमाल करो। दूसरा, एनहांस्ड क्लीनिंग प्रोटोकॉल। जून 2020 में दुनिया भर के होस्ट के लिए 5 स्टेप क्लीनिंग गाइड लॉन्च हुई। 72 घंटे का वैकेंसी पीरियड, हॉस्पिटल ग्रेड डिसइंफेक्टेंट, हॉस्पिटल ग्रेड डिसइंफेक्टेंट, हर कमरे की चेकलिस्ट। जिन होस्ट ने इसे फॉलो किया उन्हें एनहांस्ड क्लीन बेज मिला। 2021 तक 1.5 मिलियन से ज्यादा लिस्टिंग इस बेज के साथ थी। इसी दौर में एक और ट्रेंड शुरू हुआ। लोग शहर छोड़कर पहाड़ों, गांवों, बीच के पास जा रहे थे और वे 3-4 रात नहीं 30 से 60 दिन रुक रहे थे। 2020 के अंत तक 28 दिन या उससे ज्यादा की बुकिंग्स में 200% से ज्यादा का इजाफा हुआ। महामारी ने एयरबीएनबी को लगभग मार डाला था, लेकिन 8 महीने में ही कंपनी ने न सिर्फ सर्वाइव किया बल्कि एक नया बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया। 12 दिसंबर 2020 को जब नैस्डैक की घंटी बजी तो दुनिया ने देखा कि जिस कंपनी को मरा हुआ समझा जा रहा था वही साल का सबसे बड़ा अमेरिकी आईपीओ लेकर आ रही थी। अगले अध्याय में हम उस ऐतिहासिक दिन की पूरी कहानी देखेंगे। तो शुरू करते हैं अध्याय 8, आईपीओ और सार्वजनिक कंपनी बनना। 12 दिसंबर 2020, नैस्डैक, न्यूयॉर्क। दुनिया अभी भी महामारी की सबसे काली सर्दी में थी। ज्यादातर लोग घर से काम कर रहे थे। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव चल रहा था और कोई नहीं सोच रहा था कि कोई ट्रैवल कंपनी इस साल लिस्ट हो सकती है। लेकिन ठीक सुबह 11:52 पर नैस्डैक की घंटी बजी। ब्रायन चेस्की, जो गेबिया और नाथन ब्लैकरजाइक, तीनों ने अपने अपने घर से जूम पर जुड़े थे। अपने घर से जूम वीडियो कम्युनिकेशन पर जुड़े थे। तीनों के पास दीवार पर वही पुराना नीला एयर मैट्रिक्स टंगा हुआ था जिससे कहानी शुरू हुई थी। टिकर सिंबल ABNB। पहले ही मिनट में शेयर 112% ऊपर खुला। एक ही दिन में एयरबीएनबी 2020 का सबसे बड़ा अमेरिकी आईपीओ बन गया। 3 लड़के जो 13 साल पहले किराया नहीं चुका पा रहे थे, आज दुनिया की सबसे मूल्यवान हॉस्पिटैलिटी कंपनी के मालिक बन चुके थे। बिना एक भी होटल या कमरे के मालिक हुए। आईपीओ के समय कंपनी के पास कुछ यूं था: 5.6 मिलियन से ज्यादा एक्टिव लिस्टिंग्स, 4 मिलियन से ज्यादा होस्ट्स, 100 मिलियन से ज्यादा लोग जो अब तक एयरबीएनबी पर रुके थे, 220 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में मौजूद थी, 193 देशों की मुद्रा में पेमेंट स्वीकार करने की सुविधा, 62 भाषाओं में सपोर्ट। सबसे खास बात, आईपीओ के 10 दिन पहले तक भी कोई नहीं जानता था कि यह होगा या नहीं। मई 2020 में कंपनी ने गोपनीय तरीके से S1 फाइलिंग की थी। नवंबर 2020 में ही पब्लिकली घोषणा हुई और सिर्फ 6 हफ्ते में लिस्टिंग। यह नैस्डैक के इतिहास में सबसे तेज आईपीओ प्रोसेस में से एक था। लिस्टिंग के बाद ब्रायन चेस्की ने कर्मचारियों को एक पत्र लिखा। उसमें सिर्फ एक लाइन सबसे मशहूर हुई: वी स्टार्टेड विथ एयरबेड्स, टुडे वी आर रिंग द बेल विथ सेम स्पिरिट टू हेल्प पीपल बिलोंग एनीवेयर। 2021 की पहली तिमाही में ही कंपनी ने दिखा दिया कि महामारी के बाद का ट्रैवल पहले जैसा नहीं रहेगा। लोग अब 3-4 दिन की छुट्टी नहीं, 3-4 हफ्ते या 3-4 महीने की छुट्टी ले रहे थे। लैपटॉप लेकर पहाड़ या समुद्र के किनारे काम करने वाले डिजिटल नोमैड्स की संख्या तेजी से बढ़ रही थी।
2021 के अंत तक एयरबीएनबी के प्लेटफॉर्म पर 100 मिलियन से ज्यादा रातें, 28 दिन या उससे ज्यादा लंबी बुकिंग्स की थी। घोषणा कंपनी ने अनाउंसमेंट किया, हम अब सिर्फ शॉर्ट टर्म रेंटल कंपनी नहीं है, हम लंबे समय तक कभी कहीं भी रहने की कंपनी है। आईपीओ ने एयरबीएनबी को सिर्फ पूंजी यानी पैसे नहीं दिए, बल्कि एक नया मिशन भी दिया, दुनिया को इस तरह फिर से डिजाइन करना कि लोग कहीं भी किसी भी समय घर जैसा महसूस कर सके। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि 2021 से 2025 के बीच एयरबीएनबी ने लॉन्ग टर्म स्टे, डिजिटल नोमैड्स और लाइव एनीवेयर के सपने को कैसे हकीकत में बदला। अध्याय 9, लॉन्ग टर्म स्टे और डिजिटल नोमैड्स का दौर। 2021 की गर्मियां, दुनिया धीरे धीरे खुल रही थी, लेकिन ऑफिस अभी भी बंद थे। लोगों ने अचानक महसूस किया कि अब काम कहीं से भी हो सकता है। एयरबीएनबी ने सबसे पहले यह ट्रेंड पकड़ा। मई 2021 में कंपनी ने दुनिया भर के डेटा का विश्लेषण किया और पाया 28 दिन या उससे ज्यादा लंबी बुकिंग्स पिछले साल के मुकाबले 100% से ज्यादा बढ़ चुकी थी। 20% से ज्यादा बुकिंग्स अब 30 दिन या उससे ज्यादा की थी। लोग शहर छोड़कर पहाड़, जंगल, समुद्र किनारे, छोटे गांवों में जा रहे थे। 20 अप्रैल 2021 को एयरबीएनबी ने एक अभूतपूर्व कैंपेन शुरू किया, लाइव एनीवेयर ऑन एयरबीएनबी। 12 लोगों को चुना गया। दुनिया भर के 1 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे। उन्हें 1 जुलाई 2021 से 1 जुलाई 2022 तक सिर्फ और सिर्फ एयरबीएनबी पर रहना था। पूरा खर्चा कंपनी देगी। बदले में वे हर हफ्ते फीडबैक देंगे कि लॉन्ग टर्म रहने में क्या दिक्कतें आती है। इन 12 लोगों ने एक साल में 50 देशों में 200 से ज्यादा एयरबीएनबी घरों में रहकर बताया कि क्या चाहिए। उनके फीडबैक से ही 2022 में आए 50 से ज्यादा नए फीचर्स। पहला, स्प्लिट स्टेज। अब एक ही ट्रिप में 2 अलग अलग घर बुक कर सकते हो, जैसे 15 दिन इटली के गांव में, अगले 15 दिन समुद्र किनारे। दूसरा, आई एम फ्लेक्सिबल, नया वर्जन। अब 3 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीने या वीकेंड की बजाय कहीं भी सर्च कर सकते हो। तीसरा, एयर कवर, हर बुकिंग के साथ मुफ्त इंश्योरेंस। अगर होस्ट कैंसिल कर दे, घर वैसा न निकले या कोई समस्या हो तो कंपनी पूरा पैसा लौटाएगी या दूसरा घर देगी। वाईफाई स्पीड डिस्प्ले, हर लिस्टिंग पर अब होस्ट द्वारा टेस्ट किया गया इंटरनेट स्पीड दिखता है। डिजिटल नोमैड्स के लिए सबसे जरूरी था ये। 5वां, लॉन्ग टर्म स्टे डिस्काउंट। अब 28 दिन या उससे ज्यादा की बुकिंग पर ऑटोमेटिक डिस्काउंट। 6ठा, ट्रांसलेशन इंजन अपग्रेड। अब मैसेज और पूरी लिस्टिंग 60 से ज्यादा भाषाओं में रियल टाइम अनुवाद हो जाता है। 2022 के अंत तक 50% से ज्यादा सर्च लॉन्ग टर्म स्टे रेडी फिल्टर के साथ हो रही थी। 1 मिलियन से ज्यादा लिस्टिंग ने वर्क फ्रेंडली टैग जोड़ा। 2023 में एयरबीएनबी ने मंथली स्टेज को अलग कैटेगरी बना दिया। 2024 तक पूरी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर रूम्स, होम्स, मंथली स्टेज 3 अलग टैब आ गए। 2025 तक दुनिया भर में 300 मिलियन से ज्यादा रातें लॉन्ग टर्म स्टे की बुक हो चुकी है। लाखों लोग अब अपना घर बेचकर या किराए पर देकर साल भर एयरबीएनबी पर घूमते रहते और काम करते हैं। एयरबीएनबी ने साबित कर दिया कि महामारी ने ट्रैवल को खत्म नहीं किया, बल्कि हमेशा के लिए बदल दिया। खत्म नहीं किया, बदल दिया है। अब लोग छुट्टी नहीं मनाते, वे जीवन स्थान बदलते हैं। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि एयरबीएनबी ने अपने आपदाओं और शरणार्थियों के लिए कैसे लाखों मुफ्त घर उपलब्ध कराए और दुनिया का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंट हाउसिंग प्रोग्राम चला रहा है। अध्याय 10, सामाजिक प्रभाव और ओपन होम्स हाउसिंग प्रोग्राम। 2012 में एक छोटा सा प्रयोग शुरू हुआ था, नाम था ओपन होम्स। आइडिया बहुत सादा था, सिंपल था। जब कोई प्राकृतिक आपदा आए
तो जो होस्ट चाहे वे अपना घर प्रभावित लोगों के लिए मुफ्त में खोल दे। पहला बड़ा टेस्ट अक्टूबर 2012 में आया। तूफान सैंडी, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में बिजली गुल, लाखों लोग बेघर। एयरबीएनबी ने 72 घंटे में प्लेटफॉर्म पर ओपन होम्स सेक्शन बनाया। 1000 से ज्यादा होस्ट्स ने दो हफ्ते में 5000 से ज्यादा लोगों को मुफ्त ठिकाना दिया। कोई पैसा नहीं लिया, कोई बुकिंग फीस नहीं। इसके बाद यह प्रोग्राम कभी बंद नहीं हुआ। 2017 हरिकेन हार्वे, इरमा और मारिया तीनों तूफानों ने अमेरिका और कैरिबियन को तबाह कर दिया। एयरबीएनबी ने 30,000 से ज्यादा लोगों को मुफ्त आवास दिया। कई होस्ट्स खुद तूफान से प्रभावित थे, फिर भी उन्होंने दूसरों को जगह दी। 2018 कैलिफोर्निया जंगल की आग। 2 हफ्ते 4,000 होस्ट ने 12,000 से ज्यादा लोगों को घर दिया। फिर 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। 24 फरवरी 2022 को रूस ने हमला किया। 28 फरवरी 2022 तक 6 मिलियन से ज्यादा यूक्रेनी देश छोड़ चुके थे। एयरबीएनबी ने तुरंत अनाउंसमेंट किया, हम अगले 30 दिनों में 1 लाख शरणार्थियों को मुफ्त अस्थायी आवास देंगे। पर पैसा कहां से आएगा? कंपनी ने एक नया तरीका निकाला। दुनिया भर के किसी भी व्यक्ति को कहा गया कि आप यूक्रेन के आसपास के देश पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, मोल्दोवा वहां पर से किसी भी तारीख की बुकिंग करें। पैसे एयरबीएनबी खुद होस्ट को देगा। मेहमान से एक पैसा नहीं लिया जाएगा। परिणाम भी हैरान करने वाला था। 2 हफ्ते में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने ऐसी बुकिंग्स की। 40,000 से ज्यादा यूक्रेनी शरणार्थियों को तुरंत घर मिला। 2022 के अंत तक 1 लाख से ज्यादा शरणार्थियों को मुफ्त आवास मिल चुका था। कुल 75,000 से ज्यादा होस्ट ने हिस्सा लिया। 2023 तक यह प्रोग्राम और बड़ा हो गया। नाम बदला गया Airbnb.org अब यह एक अलग नॉन प्रॉफिट संस्था है। एयरबीएनबी कंपनी इसमें से कोई कमीशन नहीं लेती। 2025 तक के आंकड़े 75 से ज्यादा देशों के साथ सरकारी और एनजीओ पार्टनरशिप, 2 लाख से ज्यादा आपदा प्रभावित और शरणार्थी लोगों को मुफ्त आवास, 1 मिलियन से ज्यादा रातें पूरी तरह मुफ्त दी गई। अफगानिस्तान, सीरिया, वेनेजुएला, तुर्की, सीरिया भूकंप, हवाई जंगल की आग, हर जगह Airbnb.org पहले 48 घंटे में पहुंच जाता है। हर बार कोई बड़ी आपदा आती है तो Airbnb की ऐप पर सबसे ऊपर एक बैनर आता है, ओपन योर होम, चेंज अ लाइफ। और हर बार हजारों होस्ट बिना कुछ सोचे आई एम इन बटन दबा देते हैं। यह प्रोग्राम Airbnb की सबसे बड़ी सामाजिक विरासत बन चुका है। ये साबित करता है कि शेयरिंग इकोनॉमी सिर्फ कमाने का तरीका नहीं, बल्कि जरूरत के समय दुनिया को एक करने का तरीका भी है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि 2023 से 2025 में Airbnb ने फिर से अपने मूल में वापसी की। सस्ते प्राइवेट रूम्स, अनोखे आइकॉन्स अनुभव और आने वाले नए बड़े अपडेट्स। अध्याय 11 नए प्रोडक्ट्स, Airbnb रूम्स, आइकॉन्स और 2025 की घोषणा। 2023 की गर्मियों में Airbnb ने एक बार फिर अपने मूल की ओर वापसी की। ब्रायन चेस्की ने मई 2023 में एक इवेंट में कहा था, हमने देखा कि नए मेहमानों को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि कहीं मैं अकेला पूरी जगह पर न रहूं और होस्ट से मिलना पड़े। दरअसल लोग फिर से वही चाहते हैं जो 2007 में चाहते थे, किसी के घर में रहना, उनसे मिलना, स्थानीय बन जाना, लोकल बन जाना। इसके जवाब में मई 2023 में लॉन्च हुआ Airbnb रूम्स, प्राइवेट रूम की नई कैटेगरी। होस्ट का प्रोफाइल फोटो और छोटी बायो सबसे ऊपर दिखती है। होस्ट पासपोर्ट फीचर, होस्ट बताता है कि वह क्या पसंद करता है, उसका पालतू जानवर है या नहीं, उसकी भाषाएं कौन सी है। कीमत फिर से $100 प्रति रात के आसपास होने लगी, जो कई सालों से बढ़कर 200 से 300 तक पहुंच गई थी।
पहले 6 महीनों में ही 1 मिलियन से ज्यादा रूम्स लिस्टिंग आई। 30% से ज्यादा नए नए मेहमानों ने पहली बुकिंग रूम से पहली बुकिंग की। फिर आया मई 2024 का सबसे रंगीन और वायरल लॉन्च, आइकॉन्स। ब्रायन चेस्की ने स्टेज पर कहा, ये ये वो जगह जगह है जो असल जिंदगी में भी असंभव लगती है, अब ये बुक करने लायक है। पहले 12 आइकन्स में से थे डिज्नी पिक्सार के अप वाला रंग बिरंगा उड़ता हुआ घर। दूसरा एक्स मैंशन, वेंचेस्टर न्यूयॉर्क, पूरी तरह एक्स मैन फिल्म जैसा। तीसरा प्रिंस का पर्पल रेंज हाउस, मिनियापोलिस। चौथा केविन का होम एलोन हाउस। पांचवा घड़िया घड़िया वाला म्यूजियम हाउस। छठा मार्वल के इनसाइड आउट हेडक्वार्टर्स पर 6 और पागलपन भरे अनुभव। हर आइकॉन पर टिकट मुफ्त था, सिर्फ लॉटरी से चुना जाता था। पहले 24 घंटों में 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। हर आइकन की बुकिंग सैकड़ों में खत्म हो गई। हर आइकन की बुकिंग सेकंडों में खत्म हो गई। सोशल मीडिया पर #एयरबीएनबी आइकॉन्स एक हफ्ते तक ट्रेंड करता रहा। 2024 के अंत तक आइकॉन्स की संख्या 50 से ज्यादा हो गई। 2025 में अब तक के सबसे बड़े आइकॉन्स आने वाले हैं। बारबी का मालिबू ड्रीम हाउस फिर से, हैरी पॉटर का हॉगवर्ट्स कासल यानी महल स्कॉटलैंड में बन रहा है। स्टार वार्स का टैटूइन प्लेनेट हाउस। नवंबर 2025 में कंपनी ने अगले साल के सबसे बड़े अपडेट्स की घोषणा की। पहला को-होस्ट नेटवर्क, अब प्रोफेशनल को-होस्ट की आधिकारिक मार्केट प्लेस आएगी। जो लोग खुद होस्टिंग नहीं करना चाहते, वे किसी लोकल को होस्ट को हायर कर सकेंगे। दूसरा एयरबीएनबी प्लस का नया वर्जन, अब सिर्फ साफ सुथरे घर नहीं बल्कि डिजाइन अवार्ड लेवल के घर अलग कैटेगरी में आएंगे। तीसरा ग्रुप टिप्स, अब 16 लोगों तक की एक ग्रुप बुकिंग एक साथ की जा सकेगी, पेमेंट बांटकर, वोटिंग करके, जगह चुनकर। चौथा सुपर होस्ट लेवल 5, अब टॉप 1% होस्ट को लेजेंडरी होस्ट बेज मिलेगा। 2025 के अंत तक एयरबीएनबी के पास ये है 8 मिलियन से ज्यादा एक्टिव लिस्टिंग, 5 मिलियन से ज्यादा होस्ट, 1.5 बिलियन से ज्यादा गेस्ट नाइट्स बुक हो चुकी है। 220 देशों और क्षेत्रों में मौजूदगी। 3 एयर मैट्रिक्स से शुरू हुई कंपनी अब दुनिया की सबसे विविध और सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी प्लेटफॉर्म है। फिर भी हॉस्पिटैलिटी प्लेटफॉर्म है कंपनी सबसे बड़ी, फिर भी हर नया फीचर एक ही सवाल का जवाब ढूंढता है, क्या हम आपको घर जैसा महसूस करा पा रहे हैं? अंतिम अध्याय में हम उस पूरे सफर को एक नजर में देखेंगे और जानेंगे कि बिलोंग एनीवेयर अब सिर्फ नारा नहीं, एक वैश्विक मूवमेंट बन चुका है। अध्याय 12, बिलोंग एनीवेयर से लाइव देयर तक का सफर। 17 साल, 2007 के 3 एयर मैट्रिक्स से 2025 के 8 मिलियन लिस्टिंग्स तक। 3 युवाओं का किराया न चुका पाने का दर्द आज दुनिया के सबसे बड़े हॉस्पिटैलिटी मूवमेंट में बदल चुका है। एयरबीएनबी आज भी एक भी कमरा, एक भी घर, एक भी होटल का मालिक नहीं है, फिर भी यह दुनिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी है। यह विरोधाभास ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आज ये संख्याएं इसकी गवाही देती है। 8 मिलियन से ज्यादा सक्रिय लिस्टिंग्स, 5 मिलियन से ज्यादा होस्ट, 150 मिलियन से ज्यादा लोग जो अब तक एयरबीएनबी पर रुके हैं, 1.5 मिलियन से ज्यादा बुक की गई रातें, 220 से ज्यादा देश और क्षेत्र, 62 भाषाएं, 191 मुद्राएं, 1 लाख से ज्यादा शहर। लेकिन ये संख्याएं पूरी कहानी नहीं कहती। कहानी तो इनमें छुपी है। किनमें? अब बताता हूँ। वह जापानी दादी जो टोक्यो में अपना एक कमरा किराए पर देकर पहली बार आत्मनिर्भर बनी।
वह यूक्रेनी माँ जो 2022 में अपने 3 बच्चों के साथ पोलैंड के एक छोटे अजनबी के घर में पहुंची और दरवाजा खुलते ही रो पड़ी क्योंकि होस्ट ने दरवाजे पर यूक्रेनी झंडा लगा रखा था। वह भारतीय स्टूडेंट जो पहली बार न्यूयॉर्क आया और होस्ट ने उसे घर का बना राजमा चावल खिलाया। वह अमेरिकी लड़की जो 1 साल तक लाइव एनीवेयर करके 28 दिनों में रही और आज कहती है मेरा घर अब कोई एक जगह नहीं पूरी दुनिया में है। एयरबीएनबी ने साबित कर दिया एयरबीएनबी ने साबित कर दिया कि घर कोई 4 दीवारें और छत नहीं होती। घर वह जगह होती है जहां आपको अपना नाम पुकार कर बुलाया जाए, जहां जहां कोई आपकी पसंद का चाय का कप पहले से तैयार रखे, जहां कोई अजनबी आपसे आपकी भाषा में बात करे और आपको घर आ गए कहे। 2007 में ब्रायन, जो और नाथन तीनों ने सिर्फ किराया चुकाने के लिए 3 एयर मैट्रिक्स बिछाए थे। 2025 में उनका मिशन पूरा हो चुका है। दुनिया सचमुच एक ऐसी जगह बन गई है जहां आप कहीं भी जा सकते हैं और अपनापन महसूस कर सकते हैं, अपनत्व महसूस कर सकते हैं। आज भी एयरबीएनबी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को के उस पहले ऑफिस की कॉपी है। हर कॉन्फ्रेंस रूम किसी मशहूर लिस्टिंग की नकल है। एक रूम वाली ट्री हाउस जैसा है, एक रूम बाली के ट्री हाउस जैसा है, एक रूम पेरिस के अपार्टमेंट जैसा, और लॉबी में आज भी वही पुराना नीला एयर मैट्रिक्स टंगा हुआ है जिस पर लिखा है वी स्टार्टेड विथ दिस, वी विल नेवर फॉरगेट वेयर वी केम फ्रॉम। यह कहानी किसी कंपनी की नहीं है, यह उस विचार की कहानी है जो कहता है दुनिया में कहीं भी कोई अजनबी नहीं होता, बस अभी तक आप उससे नहीं मिले। और अब और जब तक दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा होगा जो कहीं जाकर घर जैसा महसूस करना चाहेगा, तब तक एयरबीएनबी की कहानी चलती रहेगी। बिलोंग एनीवेयर, फिर चाहे वह 3 एयर मैट्रिक्स हो या पूरी दुनिया। तो ये थी दोस्तों एयरबीएनबी, जिसने एक समस्या को सॉल्व करके पूरी कंपनी खड़ी कर ली। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी ये कहानी, और दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई आई बुक में।